नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश के कुछ हिस्सों में लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। एक बड़े हिस्से में गोवर्धन पूजा है। कल भैया दूज होगा। बिहार के लोगों ने छठ की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोविड के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद लंबे समय बाद देश ने जोरदार तरीके से दिवाली मनाई है और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जो जीएसटी बचत का दौर चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर से स्वदेशी तक और विकसित भारत में नक्सल मुक्त भारत वाला मैसेज दिया गया है। चिट्ठी वैसे तो देशवासियों के लिए है, लेकिन मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। मैसेज 7 समंदर पार और बॉर्डर के उस पार तक है। मैसेज पाकिस्तान और अमेरिका को भी है और एक बड़ा मैसेज देश के अंदर मोदी विरोधियों को भी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। पत्र में राम मंदिर का भी जिक्र है और एक्शन में राम की मर्यादा को देश की मर्यादा में समेटने की एक कोशिश है। आम लोगों तक प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी के पहुंचने के वक्त नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर थे। तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। कुछ ने कहा वाह मोदी, और पाकिस्तान और उसके जैसे सोच वाली टोली का गला सूख गया। डर ऐसा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत ने उसे जिस तरह 7 मई को पीटा वैसा ही हाल 7 नवंबर को भी होने वाला है। मतलब चुनाव बिहार में है और तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। उधर प्रधानमंत्री के एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्वदेशी मैसेज ने ट्रंप वाली सोच की नींद उड़ा रखी है। हालात ये हैं कि ट्रंप एक बार फिर धमकाने पर उतर आए हैं। नक्सलियों और नक्सल समर्थकों के खात्मे की डेड लाइन तो वैसे ही भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 की तय कर रखी है, पर मोदी बार बार लगातार अपने बयानों में नक्सलवाद के जड़ से खात्मे पर जोर देकर नक्सल सिंपैथाइजर के लिए हर तरह का कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहते हैं। यानी मोदी सीधी लकीर खींचकर उस पर क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। लेकिन उधर मोदी विरोधी क्या कर रहे हैं? राहुल तेजस्वी के बीच मन मुटाव ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने के लिए साथ साथ है, लेकिन 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। अरे भाई, कौन सी फ्रेंडली फाइट? जब एक दूसरे के खिलाफ आपने अपने अपने उम्मीदवार उतार ही दिए तो फिर फ्रेंडली क्या और फाइट क्या? पहले सीट बंटवारे पर बात बिगड़ी और अब एक ही सीट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। हेमंत सोरेन की जेएमएम को कुछ नहीं मिला तो बिहार में महागठबंधन से वो खुद कूद कर अलग हो गए। दूसरी तरफ एनडीए में अमित शाह और नीतीश कुमार ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। 24 तारीख से पीएम मोदी की बिहार में रैलियां शुरू होनी हैं। बिहार में स्टार प्रचारक सीएम योगी का अलग ही क्रेज दिख रहा है। इस क्रेज को देखकर अखिलेश योगी को स्टार विभाजक कह रहे हैं। योगी पर अटैक करने के लिए अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दियों से तेल लेकर जाते लोगों का वीडियो शेयर कर लिखा है कि रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर प्रभु राम के प्रति नकली प्यार दिखाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि मोदी विरोध करने निकला विपक्ष क्या दिखाने के लिए भी एकजुट दिख पाएगा? ये सवाल आज पूरी पब्लिक पूछ रही है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर का भूत पाकिस्तान का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव बिहार में है और तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ये बात आई कहां से? सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खुद क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कल जब से प्रधानमंत्री मोदी को आईएनएस विक्रांत पर देखा, मैसेज को सीरियसली लिया है।
पीएम के आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाने के बाद बीजेपी ने आईएनएस विराट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने 1987 के राजीव गांधी और उनके परिवार के लक्षद्वीप में छुट्टी मनाने के मुद्दे को उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एकदम खरी खरी बात की है। सुनिए क्या। भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। हो सकता है नरेंद्र मोदी के तेवर देख पाकिस्तान बहुत परेशान है, लेकिन मोदी विरोधी भारत में आपस में ही परेशान है। बिहार में आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस ने 61 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सब फाइनल होने के बाद भी महागठबंधन आपस में 9 सीटों पर आपस में ही फाइट कर रहा है। हेमंत सोरेन खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए जेएमएम ने आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के नामांकन वापसी से गुस्से में आए प्रशांत किशोर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के एक प्रत्याशी को बरगलाने, धमकाने, समझाने और दबाव देकर नामांकन वापस कराने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। बिहार में ही कांग्रेस के स्वयंभू कमांडर पप्पू यादव कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश को इंडी गठबंधन में आ जाना चाहिए। अरे भाई क्यों? अभी से हार मान लिए कि आप लोग मिलकर भी मोदी नीतीश को हरा नहीं सकते, तो इसीलिए नीतीश को ही इधर लाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा विपक्ष आपस में ही उलझा दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने जो भी कहा, लेकिन उन्होंने बिहार में कैंडिडेट नहीं दिए, तो उन्होंने जमीनी हकीकत धरातल को समझा। अब झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की भी अपनी ताकत है। जब संयुक्त बिहार था उस समय आरजेडी शासन में थी, तो हमारी ताकत को भी झारखंड में नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह तरह की बातें। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए, नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी से सीधी लड़ाई का दावा करने वाला विपक्ष क्या मोदी विरोध में एकजुट भी नहीं हो पा रहा? सवाल नंबर 2, मोदी विरोधियों में आपसी फूट क्या एनडीए के लिए वॉकओवर देने जैसा साबित होगा? सवाल नंबर 3, मोदी को रोकने के लिए अब तेल और दिए की राजनीति के साथ पोस्ट पोल की ही उम्मीद बाकी रह गई है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ फराज किदवाई नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राजकुमार राजन नेशनल स्पोक्सपर्सन आरजेडी के, सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा जी को जाता है। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, दिवाली मुबारक हो। वहां पर पाकिस्तान डर रहा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी एक बार फिर सेना और इस बार नौसेना के लोगों के साथ आईएनएस विराट पर जाकर पूरी दिवाली मनाकर आए हैं। पाकिस्तान को मैसेज मिल गया है
और बीजेपी कह रही है कि आईएनएस विक्रांत पर मोदी जी थे, आईएनएस विराट में राजीव गांधी जी ने क्या किया था। देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या है। वहां पाकिस्तान डर रहा है, यहाँ आपसे तो कोई भी नहीं डर रहा। आप आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आरजेडी आपके खिलाफ लड़ रही है, सीपीआई आपके खिलाफ, आप सीपीआई के खिलाफ। ये कैसा गठबंधन है मेरे भाई, दोस्त दोस्त ना रहा। नाविका जी, आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने चूंकि शुरुआत भगवान श्री राम से की है, तो भगवान श्री राम के कुछ विशेष गुण थे, सत्य, करुणा, न्याय, समता, विनम्रता, त्याग। मोदी जी जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तो एक तरीके से जुमलेबाजी लगती है, क्योंकि मोदी जी से बड़ा जुमला पिछले 11 साल में देश को आज के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। आप 100 साल का इतिहास देख ले, मोदी जी हर बार एक ही बात करते रहते हैं, मेक इन इंडिया, समृद्ध भारत, विकसित भारत। बट देश की सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत, और 11 साल से एक ही ढर्रे पे, एक ही जुमलेबाजी पे चल रहे हैं। देश ने उनकी जुमलेबाजी को पहचान लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने तुलना भगवान राम रावण युद्ध से की। देश की सेना के शौर्य पे किसी को कोई शक नहीं है और देश की सेना पूरे शौर्य से लड़ती है। बट भगवान राम ने किसी के दबाव में अपना ऑपरेशन सिंदूर, अपना जो रावण पे था वो युद्ध रोक नहीं दिया था मोदी जी की तरह। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया। तो कृपया हमारे जो भावनाएं हैं उनको अपने निजी एजेंडे से, पॉलिटिकल एजेंडे से मोदी जी ना जोड़ें तो बेहतर होगा। आपने आईएनएस विक्रांत की बात की नाविका जी, शायद मोदी जी को याद हो कि आईएनएस विक्रांत कांग्रेस के शासनकाल में बना था। मुझे लगता है मोदी जी को ये भी बताना चाहिए था। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ भारी भारी बातें करना जानते हैं। मोदी जी ने नक्सलवाद की बात की। नक्सलवाद यूपीए के टाइम पे 300 डिस्ट्रिक्ट में था। यूपीए जब गई 2014 में, नक्सलवाद जो था सिमट के 90 डिस्ट्रिक्ट में रह गया। अभी भी नक्सलवाद से ग्रसित कम से कम 45 से 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। 50 डिस्ट्रिक्टों में भी नक्सलवाद खत्म नहीं कर पाए और अपने आप की लंबी लंबी डीगे हाँकते हैं। अभी आप जीएसटी की बात कर रही थी नाविका जी, जीएसटी बचत उत्सव, कितनी बचत हो गई भाई। और जीएसटी लगाया किसने था? जो किताबें पहले थी, जिनका रॉ मटेरियल आपने महंगा कर दिया, अब एंड प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बचत उत्सव है या जनता पे महंगाई की मार है। कि उस बार आप दिवाली में देखते 80% अभी भी चाइना का ही माल। अश्विनी जी, इतनी खामियां आपने निकाल दी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की, लेकिन एक शब्द नहीं बोला कि आपके महागठबंधन में क्या चल रहा है। अरे भाई, आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान है या राहुल गांधी की बनाई इमरती की तरह सब कुछ गोलमाल ही है, गोलमाल ही चल रहा है। कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त, पता ही नहीं चल रहा। प्रदीप भंडारी जी, अश्विनी जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। नविका जी, मैं इनको फैक्ट चेक करना चाहूंगा, पर इसके पहले क्योंकि दीपावली का त्योहार है और दीपावली वीक है, मैं आपके सामने एक फोटो दिखाना चाहता हूं। भाई, हम सब ने पटाखे फोड़े, राहुल गांधी ने भी एक बम फोड़ा और ये बम उन्होंने महागठबंधन का फोड़ा। उन्होंने वीआईपी को अलग कर दिया, उन्होंने आरजेडी को अलग कर दिया, उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई करा दी, तो उन्होंने पूरे गठबंधन को तोड़ दिया। और राहुल गांधी में ऐसी जादूगरी कला है कि जिसको वो छूते हैं उसका सर्वनाश तय होता है। कांग्रेस को छुआ, 80 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार गई। इसके बाद महागठबंधन को छुआ, महागठबंधन टूट गई। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जिसको छूते हैं उसका सर्वनाश तय होता है। एंटी नेशनल्स को छूते उनका भी सर्वनाश तय होता है। हाफिज सईद की के आतंकवादी संगठन का सर्वनाश तय हुआ, उसने राहुल को सपोर्ट किया, तो राहुल अपने कदम पे बढ़ते रहे। पर मुझे महागठबंधन के पूरे इस वक्त के सिनेरियो को देखकर एक कहावत याद आती है, सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। भैया, आप 10 से ज्यादा सीटों पे आपस में चुनाव लड़ रहे हो। तेजस्वी यादव ड्राइवर बन चुके, राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। राहुल गांधी की लीडरशिप को सीपीआई नहीं मानती। ये जेएमएम यहां बोल रही है कि अलायंस इसलिए नहीं हुआ, इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार है। वहां पे जाके आरजेडी 143 सीट पे उम्मीदवार घोषित कर देती है, कांग्रेस को उसका अता पता नहीं है। वहां पे जाके पप्पू यादव आरजेडी को धमका रहे हैं, आरजेडी पप्पू यादव को धमका रही है। और बड़ी बात, 1 सितंबर से राहुल गांधी है कहां भाई? इतने दिन विदेश घूम के चले गए, इतने दिन पूरे देश के अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चले गए, पर बिहार तो आए नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि बिहार का असली एग्जिट पोल क्या है कि ये राहुल गांधी की जमानत जब्त होने वाली है। तो आज पूरी देश देख रही है कि राहुल गांधी पे उन्हीं के नेताओं का विश्वास नहीं है। अब अश्विनी जी को 3 फैक्ट चेक करके अपनी बात खत्म करूंगा। अश्विनी जी ने बोला कि भाई 90 से ज्यादा जिलों पे कांग्रेस ने जो है नक्सलवाद खत्म कर दिया, झूठ।
112 जिलों पे था जब हमको मिला। आज की स्थिति में सिर्फ 3 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। एक कांग्रेस के बड़े नेता का बता दो कि उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई भी कदम लिया और नहीं लिया। दूसरी बात, उन्होंने बोला जीएसटी में क्या हासिल हुआ, मैं आपको बता देना। दूसरी बात, आईएनएस विक्रांत 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में कमीशन हुआ था, पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। जीएसटी में क्या अचीव हुआ, अश्विनी जरा कान खोल लो, थोड़ा सा उसमें तेल डाल लो, ज्यादा सुनाई देगा। 3 पहिया वाहन की बिक्री 5.5% बढ़ी, 2 पहिया वाहन की बिक्री 21 लाख बढ़ी। केवल सितंबर में पैसेंजर व्हीकल 3 लाख ज्यादा बढ़े। उसके साथ में एयर कंडीशनर की बिक्री 2 गुनी हो गई, टीवी की बिक्री 35 गुनी हो गई। और हम ही क्या, आईएमएफ भी ये कह रहा है अरे भैया, इंडिया। तो एंटी नेशनल्स और राहुल गांधी को जितनी दिक्कत है हम समझ सकते हैं, पर जरा ये बम फोड़ने की कला हमें भी बता दीजिए नाविका जी, जो राहुल गांधी के पास है, सबको फोड़ देते मुझे हैं। बम फोड़ने का तो पता नहीं, लेकिन आपने एक सवाल उठाया था, फैक्ट चेक मैं आपको भी कर दूं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी कहां हैं, कोलंबिया गए थे। मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं, राहुल गांधी बिल्कुल यही है, इस देश में है, इमरती बना रहे हैं और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो कम से कम इस मुद्दे पर आप भ्रम ना फैलाएं प्रदीप भंडारी जी, तो बेहतर होगा। लेकिन मैं अपने आरजेडी के साथी से पूछना चाहती हूं, राजकुमार राजन जी, सवाल ये है कि आपका महागठबंधन है, अब गठबंधन है या नहीं, पहले तो इस पर क्लैरिटी दे दीजिए। या फिर ये कह दीजिए कि मोदी को हराने के लिए भी एकजुट नहीं हो पाते और मोदी जी हैं कि बस अपनी रफ्तार से चले जा रहे हैं, जिस तरफ वो जा रहे हैं वो अपना काम करते चले जा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि हर चीज पर भारत अव्वल नंबर पर है, पर एक पॉजिटिव काम होता नजर आता है। आप ना माने, आपकी मर्जी, लेकिन एजेंडा क्लियर है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है, यूएस के खिलाफ क्या करना है, स्वदेशी देश में करना है, जीएसटी कम करना है, वो एक एजेंडा के तहत चल रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है, एक दूसरे से लड़ना? तो फिर मोदी जी से कैसे लड़ेंगे, ये तो बताइए, समझाइए। नाविका जी देखिए, पहली बात तो यह है कि महागठबंधन की जो नींव है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसलिए हम कोई भी निर्णय लेते हैं, अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले हम आपसी सहमति के बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं। लेकिन एनडीए में अलोकतांत्रिक प्रणाली है, कोई भी निर्णय लिए गए और उन निर्णयों की भूमिका में दिल्ली जैसे देश की राजधानी में बैठक होती है, जबकि बिहार की राजधानी पटना में होनी चाहिए। बिहार का चुनाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बड़े लीडर, बीजेपी के बड़े लीडरों के घर बैठक होती है और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिए गए और छोटी पार्टियों को कम कम 6-6 सीट देकर उस पर थोप दिया गया। इसका सशक्त उदाहरण आप देखते हैं कि तमाम केंद्रीय मीडिया में हम जीतन राम मांझी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने दुखी थे, वो बार बार 2-3 बार दिल्ली आए, तब भी उनको जो सीट दी गई थी वही सीट रहा और अंततः उनको स्वीकार करना पड़ा। तो और आप देखिए, चिराग पासवान की पार्टी सोनवर्षा एक विधानसभा है, वहां जो टिकट दे दिया गया चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा रामविलास को, तो नीतीश जी भड़क गए और इतने तेज गुस्से में आए कि बड़े खड़ी खोटी सुनाई, पूरी मीडिया जानता है। तो यह जो तालमेल है वो लोकतांत्रिकरण है एनडीए में, यह तो बिहार की जनता, देश की जनता जानती है। अरे भैया, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे, एनडीए के लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे। आप बताइए, आप तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप दोनों की तो आपस में ऐसी 4 या 6 सीटें हैं जहां पर आप आपस में लड़ रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं सहमति। इसको सहमति कह रहे हैं आप, इसको लोकतंत्र कह रहे हैं। हाय रे लोकतंत्र, आनंद रंगनाथन, ये लोकतंत्र ऐसा होता है क्या? ये गठबंधन ऐसा होता है क्या? अरे सबके बीच में रसाकशी चली, लेकिन कंसेंसस वो होता है जब गठबंधन तय करता है, सीटें अनाउंस करता है और फिर उस पर अमल करता है। महागठबंधन में ऐसा दिख रहा है क्या? मुझे नमस्कार नाविका जी और मेरे सह पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महागठबंधन पे आऊंगा,
लेकिन उससे पहले मैं अश्विनी जी जो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं उनको स्पेशल मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, उनको देखें, मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं। इन्होंने अपने बाल कटा लिए दिवाली पे, लेकिन मुझे वो तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मस्तिष्क के जो स्कल के अंदर होता है वो कैसे कम हो गया। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, फैक्ट फाइंडिंग। इनको आज तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पे प्रदीप जी तो छोड़िए, धुरंधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे जैसा आदमी भी बैठा हुआ है जो इनके मुंह से निकला एक एक शब्द फैक्ट चेक के उसमें डालता है वॉशिंग मशीन में और धुल के बाहर आता है। तो ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज का पहले इन्होंने झूठ बोल दिया। 156 डिस्ट्रिक्ट्स थी नक्सल अफेक्टेड 2004 में, 115 रह गई वो 2014 में, अभी 11 रह गई हैं। जो कितना 20% रिडक्शन यूपीए लाया था, 90% रिडक्शन एनडीए लाया है, मोदी जी लाया है। तो ये ऐसी चीजें कृपया ना बोले अश्विनी जी जो कि लाइव फैक्ट चेक हो सके। ये झूठ से आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप इतना झूठ बोलने पे उतारू इसलिए हो गए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेक्स्ट आपका नंबर आ रहा है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उसके चांसेस कांग्रेस में ज्यादा है। अब मैं आता हूं, देखिए ये बहुत ही मुझे ना ये चुभने वाली बात नाविका करते हैं कि कल जब नरेंद्र मोदी जी गए आईएनएस विक्रांत पे गए, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात नहीं है, इसको भी नीचा दिखा रहे हैं। मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। 2022 में कमीशन हुआ, 500 भारतीय कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, 500 कंपनियां। यही प्रॉब्लम राहुल गांधी की थी जब रफाल की डील थी, 72 कंपनियां इन्वॉल्व थी इंक्लूडिंग हेल, और झूठ बोल दिया कि सिर्फ अंबानी को जा रहा है। आपको खुशी नहीं होती है जब देश आगे बढ़ता है? मतलब ये मेरी बात सर। अब मैं महागठबंधन पे आता हूं, तो सीधी सी एक बात है, अश्विनी जी से पूछूंगा क्योंकि मेरा इनसे जिसे कहते हैं ना 32 का आंकड़ा है। अश्विनी जी आप प्लीज मुझे एक चीज का सवाल, एक सवाल का आंसर कर दीजिए बस। आपने कहा बिहार इलेक्शन महंगाई पे लड़ा जा रहा है, आज के दिन में मुझे इन्फ्लेशन परसेंटेज बता दीजिए बस। आपका बहुत बहुत आभार। सिर्फ परसेंटेज अश्विनी जी जल्दी एक वर्ड का आंसर, क्या है इन्फ्लेशन? नाविका जी नाविका जी ये पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के बिहार का ही नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को नंबर 1 बनाया है। इन्फ्लेशन का परसेंटेज पूछा है, इन्फ्लेशन बता दीजिए। मैं 10 पोस्ट तेजस्वी यादव के आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आप पहले इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जानकारी है तो बता दीजिए। नीतीश कुमार ने नाविका ये बड़ी गलत बात है। देखिए सीधा सवाल पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही है इन 6 एरिया में नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बस लास्ट चीज नाविका जी, भंडारी जी को फैक्ट चेक। आईएनएस विक्रांत 2013 में लॉन्च हुआ था, 2009 में बना था, 2022 में कमीशन हुआ। आप 9 साल बैठे रहे उस पर, उसको कमीशन नहीं किया, लेकिन 2013 में रेडी था। हालांकि उस विषय पर नहीं जाता हूं, मैं आनंद जी से एग्री करता हूं कि सारी संपत्तियां देश की संपत्तियां हैं, पर देश के साथ जब खिलवाड़ करेंगे मोदी जी। अगर देश की संपत्ति थी तो बार बार राहुल गांधी क्यों पूछते हैं कितने राफेल गिर गए, कितने राफेल गिर गए? पाकिस्तान को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो राहुल गांधी क्यों देते हैं? लेकिन इन चीजों पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपसे सवाल जो पूछा जाए आप जवाब देंगे कहीं और का। आनंद रंगनाथन, उनके पास इन्फ्लेशन का नंबर नहीं है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, इन्फ्लेशन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1.54% इन्फ्लेशन है। आरबीआई का टारगेट 4 to 6% बैंड से इतना नीचे आ गया। अब घबराहट हो रही है, महंगाई की प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब देखिए ये जो कह रहे हैं कि कमीशन अब हुआ, मोदी जी ने किया कराया। मैं इनसे ये भी बता दूं कि नर्मदा डैम का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन फाउंडेशन स्टोन जवाहरलाल नेहरू ने रखी। आपने 1000 फाउंडेशन स्टोन लगा दिए, लेकिन कमीशन कौन कर रहा है ये नहीं जानते आप। 50 साल लग गए एक बड़े प्रोजेक्ट को। तो आपका काम है कि फाउंडेशन स्टोन ले करना, और शायद मोदी का काम है कि इनॉग्रेट करना। सवाल मैं सोमनाथ भारती जी से पूछना चाहती हूं। सोमनाथ भारती जी, सवाल ये नहीं है कि इस देश में कौन परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक सरकार है, पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, और दूसरा विपक्ष है। दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अपना रोल है। आप सरकार की सवाल पूछें, सरकार की जवाबदेही मांगे, ये पूरा हक है आपको। लेकिन जब चुनाव पर बात आएगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आप मिलकर महागठबंधन तैयार कर रहे हैं, और जब लड़ाई का वक्त आया तो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि महागठबंधन वाकई एक अंडरस्टैंडिंग वाला यूनाइटेड फ्रंट है जो नरेंद्र मोदी और एलाइज के साथ लड़ सकता है? वाकई बिहार का ये सिचुएशन देख के आपको लगता है?
देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको और सारे पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भगवान श्री राम के अयोध्या आने का ये पर्व है, हम सब उस खुशियों को मनाएं। और आप जो कह रहे हैं, मैंने कई बार कह चुका हूं इस बात को महागठबंधन के बारे में, कि जब तक महागठबंधन को लीड राहुल गांधी जी करेंगे तब तक महागठबंधन को वो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जो हो सकती थी। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नेंस दिल्ली में इस वक्त भाजपा की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट, दिखाना भैया थोड़ा ट्वीट इसको। ये 2017 का ट्वीट है रेखा गुप्ता जी का, कि मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है, हवाओं में ना जाने क्या जल रहा है, जहर ही जहर है, फिजाओं में इतना जहर कौन उगल रहा है। ये रेखा गुप्ता जी का ट्वीट है 2017 का, लेकिन ये ट्वीट आज उन्होंने डिलीट कर दिया। उनको डर लगा कि लोग इसको रेफर करेंगे। आज मालूम है दिल्ली की क्या हालत है? 7 महीने के बाद भी दिल्ली की वो हालत है जो कभी भी दिल्ली की हालत नहीं हुई। इनका AQI है 1768 आज नारायणा विलेज में। कोई विंटर एक्शन प्लान नहीं है, कहीं भी कोई तैयारी नहीं है, ना बिफोर दिवाली ना आफ्टर दिवाली। में भाजपा के जो अभी स्पोक्स पर्सन है वो अगर बता दें कि भाई क्या तैयारी थी आपकी पोल्यूशन कंट्रोल करने की। आपने वादा किया पूरे दिल्ली को कि हम करेंगे आर्टिफिशियल रेन। नाविका जी, इस वक्त पूरी दिल्ली चोक्ड है, सब कोई को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। ये कह रहे पंजाब ने कर दिया। भाई पंजाब में तो ये स्थिति है, पंजाब कह रहा है कि जी देखिए पंजाब में क्या स्थिति है। पंजाब में लिखा, ये 21 अक्टूबर का ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में, अमिड पैडी हार्वेस्ट एंड डिले पंजाब सीज 75% डिक्लाइन इन फार्म फायर। दोषारोपण करते रहेंगे और मैं तो देख हैरान रह गया कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जवाब दोष दे रहे पंजाब को। पंजाब में AQI है बिलो 150, बिलो 75, 3 जगह का डेटा मेरे पास। यहाँ AQI है मोर देन 1000। भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब का पोल्यूशन पंजाब को तंग नहीं कर रहा, हरियाणा को तंग नहीं कर रहा, दिल्ली को तंग कर रहा है। इस प्रकार की बचकाना हरकतें। सोमनाथ भारती जी, वैसे तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड इसलिए हूं क्योंकि पोल्यूशन पहले भी था, पोल्यूशन अब भी है। पहले पंजाब करती थी, ये आप ही का कहना था। अब आपको लगता है दिल्ली में खुद मैन्युफैक्चर होता है पोल्यूशन, आपने नहीं किया। लेकिन आपने सवाल उठाए तो प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप जो है आप इनको अच्छा कहते रहिएगा। नविका जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। दरअसल सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी को इस बात से चिढ़ है कि पहली बार दीपावली जो है दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर्स के साथ बनाई गई। पहला झूठ, इन्होंने बोला 150 से कम AQI पंजाब के अंदर है, 282 लुधियाना के AQI वर्स्ट एवर। इन्होंने, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। दूसरा झूठ, ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पंजाब रिस्पॉन्सिबल नहीं। उसी आर्टिकल के अंदर कहा है पंजाब की पराली सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के प्रदूषण के लिए। हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग के तहत में आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे पोल्यूशन कम हो जाएगा। हम इनके जैसे इधर उधर भटकाते नहीं है। पर इनसे पूछना चाह रहा हूं, भाई इतनी चिढ़ क्यों है हिंदुओं से? क्या तब आपको फायर क्रैकर याद नहीं है जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था? तब आपको फायर क्रैकर याद नहीं है जब नए साल के समय पे बजाए जाएंगे? तब आपको फायर क्रैकर याद नहीं है जब आपका वोट बैंक बजाता है? जब हिंदू एक दिन दीपावली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बनाए तो आपको चिढ़ क्यों मचती है? आपको चिढ़ इसलिए मचती है क्योंकि 10 साल से आपने दिल्ली के लोगों को दीपावली नहीं बनाने दी, अब वो खुश होकर बना रहे हैं। और आप तो 10 महीने में अपनी पार्टी को ठीक नहीं कर पाए। आप हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? पहले केजरीवाल जी को डिप्रेशन से बाहर निकालिए, लिख के दे रहे हैं इसी टर्म के अंदर पोल्यूशन कम करेंगे। अभी भी 3 दिन के अंदर आप पोल्यूशन कम होते हुए देखेंगे। पब्लिक के सवाल हैं। प्रदीप कुमार का पटना से सवाल है। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी पहले कोलंबिया, फिर चंडीगढ़, फिर रायबरेली, फिर असम जाते हैं। ऐसे में क्यों ना समझा जाए कि राहुल गांधी राज्यों के चुनावों को सीरियसली नहीं देते हैं। भीम सिंह राजपूत का लखनऊ से सवाल है। महागठबंधन में 5 पार्टियां, सबके सब अलग अलग दिशा में कई सीटों पर आपस में भिड़ रहे हैं। फिर बिहार की 13 करोड़ जनता को कैसे एकजुट कर पाएंगे? अब इसका सवाल जायज सवाल है। फराज किदवाई जवाब दे दीजिए। ये महागठबंधन, ये एंटी मोदी फ्रंट, ये जो इंडिया अलायंस है, ये क्या है भाई? ये साथ है, अलग है, मोदी के खिलाफ है कि एक दूसरे के खिलाफ है? अरे भैया समझा दो, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आता।
मैथमेटिक्स समझा। नविका जी, सबसे पहले तो आपको, को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नविका जी, एक दर्शक का और मैसेज आया है, वो आपने शायद नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ दीजिएगा। आपके एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, आखिर इतने दिनों तक जलता रहा, और उनको याद भी आई तो 2 साल बाद भी। तो मोदी जी इस देश में रहते हुए जब मणिपुर को लगता है कि देश का हिस्सा ही नहीं समझते थे, उस दर्शक की भी व्यथा आप पढ़ दीजिएगा प्लीज। दूसरी बात, अभी आपने बात शुरू की दीपावली से भगवान राम के आगमन की, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के पेज नंबर 853 पर बहुत अच्छा एक चौपाई लिखी है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब यह हुआ नविका जी कि भगवान रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे तो तीनों लोग प्रसन्न हो गए, सबके मन की कुटिलताएं खत्म हो गई, सारी विषमताएं खत्म हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का जो सपना था, जो राम राज था, उसके बारे में जो इस चौपाई में बताया, उसके सारे विपरीत काम हो रहे हैं। गिरिराज सिंह अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि मन की कुटिलताएं जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। खैर, अभी अब बिहार पे आ जाते हैं। आपने अभी बिहार की बात की। देखिए क्या होता है कि गठबंधन को कमजोर कैसे किया जाता है, यह मोदी जी से अच्छा किसी को नहीं पता है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है नविका जी, इसको पढ़ दीजिएगा जरा, क्या लिखा हुआ है ये। मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट से चिराग पासवान। ये 27 जुलाई 2025 को द हिंदू में आया था, यानी कि अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ये बोल अरे रहे हैं कि मैं भैया, बहुत sorry feel पास्ट करता टेंस हूं। से प्रेजेंट टेंस में आ जाइए। जुलाई निकल गई, जुलाई निकल गई। अक्टूबर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस। जुलाई तो चलिए फिर भी पुरानी बात हो गई, तब मनमुटाव था, अब वो हनुमान है प्रधानमंत्री के। लेकिन यहां तो आज की डेट में नामांकन भरे जा चुके हैं। सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, वीआईपी के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है। अरे भैया आनंद रंगनाथन, आम आदमी समझे तो क्या समझे। नहीं, मैं तो फिराज भाई को पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बधाई दी, आपको भी बहुत बधाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा अंग्रेजी में कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। यहां तो किदवाई साहब 4 महीने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन के पहले और वाले आरजेडी कहीं और चली जाए और जेडीयू कहीं और चला जाए, तो प्लीज ये बात मत करिए। लेकिन मैं आपसे देखिए सिंपल आंकड़ों की बात, पिछली बार आपने भी ऐसे कोई हेडिंग दिखाई थी और मुंह की खानी पड़ी थी। फिराज भाई आप बुरा मत मानिएगा, जीडीपी की बात चल रही थी, नाविका आपको भी पता होगा। आज फिर आप कोई हेडलाइन लेके आ गए, तो एक तो ऐसी हेडलाइन मत लाइए जो गलत हो, दूसरे मुझे डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। फिराज भाई प्लीज सुन लीजिए, प्लीज नाविका प्लीज सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह है, मैं इनसे अपने आग्रह से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो ऑपोजिशन के जो अलायंस है उसका स्टेट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बता दीजिए प्लीज, नाम बता दीजिए। किदवाई साहब प्लीज, आपसे विनती है मेरी, क्या नाम है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। ये आप भी बोल रहे हैं? हाँ, थैंक यू। ये राहुल गांधी ने बोला है अभी तक? अरे आपने हमसे पूछा तो हम ही बोलेंगे, और कौन बोलेगा? नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से भी पूछ रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। बार बार इमरतियां तली जा रही हैं, ऐसे गोल 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 गोल। ये इमरतियों ने हमारे को परेशान किया है। अश्विनी जी आप ही बता दें कौन है? अगर तेजस्वी जी हैं आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, तो राहुल गांधी जी बोलते क्यों नहीं है? चुप्पी। क्या एनडीए के कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं? अमित शाह जी ने बोला तो नहीं है। और रही बात हमारे गठबंधन की, हमारा गठबंधन नहीं है, नहीं बोला। आप तो पप्पू यादव जी से पूछ लीजिए, आप तो पप्पू यादव जी से पूछ लीजिए, वो नीतीश कुमार को इंपोर्ट करने को तैयार खड़े हैं। चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ता। प्रदीप भंडारी, किसी को अपने घर में इंटरेस्ट ही नहीं है, सबको दूसरे के घर में इंटरेस्ट है। जवाब दीजिए। नविका जी, राहुल गांधी एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल है जहां से फेक न्यूज फैलाई जाती है और वही उनके प्रवक्ता कर रहे हैं।
इनके पास कोलंबिया में कॉफी बनाने का समय था। मुझे राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जो तेजस्वी यादव को एंडोर्स कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। मैं अश्विनी जी के लिए शो पे ताली बजा दूंगा। चलिए वो छोड़िए, सुनिए क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी लालू यादव के लिए। ये पप्पू यादव है राहुल गांधी के सेनापति। लालू यादव से मैं अपील करूंगा और मैं कहना चाहता हूं लालू यादव को कि गठबंधन धर्म का पालन करो, नहीं करोगे तो देख लेना जनता जानती है क्या होगा। ये हम नहीं कह रहे, पप्पू यादव कह रहे हैं। तो पप्पू यादव तो लालू यादव के खिलाफ बोल रहे हैं और ये बड़ी लोकतांत्रिक, इनका लोकतंत्र ऐसे कि कपड़े फाड़े जा रहे हैं रोड पे। ये आरजेडी का कैंडिडेट कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग पैसे बेच के टिकट ले रहे हैं। तो मुझे बताइए भाई, इनके तो पैसे बेच के टिकट लिए जा रहे हैं। इनके तो कैंडिडेट भी खड़े नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, घबराइए मत। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व रहेगा। पर आप बताओ आपका कैंडिडेट कौन है? महाराष्ट्र जरा मुंह से तेजस्वी बोल के दिखाओ। अरे अश्विनी जी, तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट कहने में दिक्कत क्यों है? इतना पेट में दर्द क्यों? ज्यादा इमरती खा ली क्या? लेकिन पब्लिक पूछ रही है। सनी यादव भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में नई सरकार बन जाएगी। तेजस्वी सीएम बनने का दावा कई बार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाले पप्पू यादव को नीतीश पसंद है। क्या खेल चल रहा है? जवाब दीजिए भाई। आज जवाब देना पड़ेगा राजकुमार राजन जी को। नीतीश ज्यादा पसंद है, तेजस्वी का नाम लेने को तैयार नहीं। नाविका जी देखिए, तमाम आपके जो मीडिया की खबर है, जो सर्वे है, वह बिहार के मूड को का सर्वे कर रहा है। उस सर्वे में नंबर 1 पर तेजस्वी जी आ रहे हैं। जब कोई आम जनता का चहेता कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है तो कोई पार्टियां गठबंधन से ऊपर की चीज हो जाती है। तो तेजस्वी जी मान्य रूप से, सर्वमान्य रूप से बिहार के नेतृत्व करता है, भावी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस भी स्वीकार कर चुकी है, लगातार हमारे महागठबंधन के तमाम आप नेतृत्वकर्ता को देखिए वह कह रहा है। लेकिन एनडीए में देखिए, मीडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह 7 शब्दों में कहा कि चुनाव के बाद यह निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। माननीय नीतीश कुमार महाराष्ट्र के। राजकुमार राजन जी, आपके साथ मैं रैपिड फायर करना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि विपक्षी जो नेता हैं उनमें सबसे पॉपुलर तेजस्वी यादव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे पॉपुलर नेता हैं, मानती हूं मैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी ने एक बार भी बोला कि वो हमारे साझा सीएम कैंडिडेट है? जवाब दीजिए, हाँ या ना। देखिए नाविका जी, यह अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता है पॉलिटिक्स में। यह जो स्टेटमेंट का जो आप खबर ले रही हैं, वह तो गठबंधन का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अहम हिस्से में अंतिम सत्य जो है वह एक समय के अनुरूप। इतना इमरती बनाया आपने, इतना इमरती बनाया आपने कि समझ में नहीं आया। अरे तेजस्वी यादव सीधा सीधा कह रहे हैं आनंद रंगनाथन के, मैं हूं चीफ मिनिस्टर फ्यूचर और जनता होगी चेंज मेकर, वो भी सीएम होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। आपने राहुल गांधी से सुना? नहीं, देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, वो जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए पॉलिटिक्स में कितना, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो नई नई पार्टियां आती हैं, जनता उन पे ज्यादा विश्वास करती है। मेरा तो विश्वास, मैं डॉक्टर साहब की इतनी इज्जत करता हूं, ये मेरे लिए हीरो हैं, लेकिन इन्होंने अभी क्या कह दिया कि अंतिम सत्य कुछ होता ही नहीं है। अब मैं इनसे पूछूं कि क्या ये अंतिम सत्य नहीं है कि डीएनए डबल हेलिकल है? डॉक्टर साहब बताइए हाँ या ना। ये आप कैसे बोल सकते हैं? जनता का आपसे विश्वास हट जाएगा। ऐसे गलत चीजें मत बोलिए। आप पॉलिटिक्स में हैं, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन आपका ये कहना डॉक्टर साहब कि कुछ अंतिम सत्य नहीं होता, ये एनडीए की तरफ से नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कुछ अंतिम सत्य नहीं होता? में देखिए, पॉलिटिक्स का जो जनाधार है वह आम जनता है, आम पब्लिक होती है। आम पब्लिक जो चाहती है वही निर्णय होता है। और कल को अगर आप तमाम मीडिया के सर्वे में जुड़ जाएंगे तो आप जुड़ सकते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही था।
आप यही कहना चाहते थे कि कल जिस तरह हवा चलेगी, अगर प्रशांत किशोर किंग मेकर हुए, अगर नीतीश को ज्यादा वोट मिले तो हम उनके साथ हो लेंगे। तो सीधे सीधे बोलिए, इसमें सत्य असत्य का क्या लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए राहुल गांधी भी कुछ नहीं कह रहे और पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस तरफ आ जाना चाहिए। भैया चल क्या रहा है? शालिनी सिंह दिल्ली से सवाल पूछ रही है, बिहार में पहले चरण का नामांकन हो गया, चुनावी शोर तेज हो गया, लेकिन राहुल गांधी की आंधी बिहार की धरती पर कब दिखाई देगी? या सब सीक्रेट ही रखने का इरादा है, जैसा अब तक बिहार की सत्ता में सीक्रेट ही रहे हैं? प्रेरणा कुल श्रेष्ठ का भोपाल से सवाल है, क्या कांग्रेस और आरजेडी में मनमुटाव इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की पीठ पर बैठकर बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर ली? अरे भाई, जनता बहुत समझदार है। आज हमने एक सर्वे भी किया और हमने पूछा, पीएम मोदी से सीधी लड़ाई का दावा करने वाला विपक्ष क्या मोदी विरोध में एकजुट भी नहीं हो पा रहा? 25,000 लोगों का सैंपल है। हाँ कहने वाले 75%, यानी कि एकजुट नहीं है विपक्ष। नहीं 21%, कह नहीं सकते 4%। 75% जनता मानती है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। इसका खामियाजा कैसे भुगतेगा, कौन भुगतेगा, ये देखने की बात है। लेकिन आज बस सवाल पब्लिक का यही है कि भाई, सबसे बड़ी लड़ाई में मोदी के खिलाफ ही एकजुट नहीं हो तो भैया लड़ोगे कैसे? फिर ये जो प्रॉमिस किया है कि सब कुछ बदलाव हो जाएगा बिहार में, होगा कैसे? आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो कम से कम 9 सीटों पर। क्या यही होता है महागठबंधन? उधर मोदी बस चलते जा रहे सीधे। जय हिंद। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार।